राहुल, जैसे आपने बताया कि आप मिडिल फैमिली से हो, तो जब आपको कोई स्केच बनाने पर किसी ने पेड किया हो, तो वो आपने किस चीज़ में इस्तेमाल किया था? तो सबसे पहले जो मैंने स्केच बनाया था वो अपनी 3 रुपए की नटराज पेंसिल से किसी का बना के मैंने उनको दिया था और उसके मेरे को 100 रुपये मिले थे। सो जब हमने बनाना स्टार्ट किया था ना, तो जब डे 1 था तब मुझे ऐसा था कि अब इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर भी डाल देते हैं। और मैंने उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया और उनको बताया कि हम लोग इतने बड़े साइज़ के अंदर ब्रेक कर रहे हैं XYZ। पर फिर पता चला एक दिन के बाद में वो वायरल हो जाती है और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उस आर्टवर्क को देख लिया। और उस टाइम पे सच बताऊँ तो मैं इतना सीरियस नहीं था, तो बट लोगों की जो कमेंट्स आ रहे थे मेरे को पता चल गया कि लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि आपने कहा कि आपको फाइन आर्ट्स में नहीं हुआ एडमिशन, तो अगर फाइन आर्ट्स में एडमिशन हो जाता तो क्या बदलाव होते? बस बेस मेरा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता। जो मेरे को बाहर से थोड़ा जो चीज़ें मेरे को बाहर से सीखनी पड़ी, फॉर एग्जांपल यूट्यूब से और आर्टिस्टों को ऑब्ज़र्व कर करके, या कहीं ना कहीं मेरे को पहले तक लगता था कि मैं कहीं पे लैग कर गया था। 2-4 साल तक मेरे को इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था क्योंकि मेरा बेस इतना क्लियर नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाइन आर्ट्स करता तो मेरा बेस अच्छे से क्लियर होता और अच्छे तरीके से मैं करता। थोड़ा हमने टाइम मैनेजमेंट भी किया, बीच में पेपर्स भी ख़त्म हो गए थे और बारिश के कारण पूरे वडोदरा में कहीं पे वो पेपर्स नहीं मिल रहे थे, तो उसके अल्टरनेटिव देखे। तो इस तरीके से हमने करके पूरा आर्टवर्क फिनिश किया। घर वाली स्टार्टिंग में तो मेरे को बोलते थे, मतलब मेरे को ऐसे फील हुआ पर्सनली, मम्मी बोलती है कि क्या आर्ट कर रहा है ये, वो कुछ अच्छा काम कर XYZ। भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को और भी खूबसूरत बना देने वाले और जिनकी कला को देखकर लोग भी कहे वाह क्या बात है, वो होते हैं कलाकार। आज हमारे साथ कला से जुड़े 4 विश्व रिकॉर्ड बना देने वाले मिस्टर कलाकार यानी कि राहुल कुमावत जुड़े हैं। आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। मैं हूँ जास्मिन। आज हम कला से जुड़ी ढेर सारी बातें करेंगे। राहुल, आपका स्वागत है। थैंक यू। कहते हैं कि जिनके पीछे कार जुड़ जाए, जैसे कि साहित्यकार, नृत्यकार और आप चित्रकार, कैसे हुई थी शुरुआत? शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी कि जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल के अंदर जाता था, तब मेरी फैमिली वगैरह बैकग्राउंड में से कोई भी आर्ट की फील्ड में था नहीं। बट जब मैं देखता था लोगों को कि लोग आर्ट बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, पेंसिल से किसी का भी स्केच बना दे रहे हैं, तो मेरे को ऐसा था पर्टिकुलर कि वो काश कोई भी मतलब मेरा स्केच बना दे ऐसा। तो वही जर्नी चलती रही, बट फील्ड में कोई था नहीं। तो मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई 11th-12th तक। फिर जब मैं कॉलेज के अंदर आया फर्स्ट ईयर तक, तब तक मेरे गोल्स वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं थे कि फ्यूचर में करना क्या है। बट तब मेरे को लगा कि अभी मैं थोड़ा घर से बाहर जाने लगा हूँ, एक्सप्लोर करने लगा हूँ, तो मैंने वो BCom ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी मेरे को अच्छी लगी थी। मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी जब डोरेमोन का शो चलता था, और वहाँ पे डोरेमोन बनाना सिखाते थे कि एक सॉन्ग था कि गोल सा बनाओ जिससे बनेगा कौन डोरेमोन। तो उसको देख देख के मैं डोरेमोन बनाता था। और अगले ही दिन मैंने कहीं पे ऐसा देखा सुना कि आपको काम ऐसा करता रहना चाहिए जो आप अगर 11-12 घंटे भी काम करो तो आपको थकावट सी ना महसूस हो। तो वो मेरे को फील हुआ और उस टाइम पे बहुत बेकार थी मेरी ड्राइंग वो देख के, और उसको देख के मैंने अपना ड्रॉप आउट कर दिया और मैंने दूसरी फील्ड के अंदर जो क्रिएटिव फील्ड है उसके अंदर अप्लाई किया। साथ साथ में मेरी स्किल्स भी मैंने कंटिन्यू की, ड्राइंग करी, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। राहुल, जैसे आपने अभी गणेश पंडाल का डेकोरेशन किया है कागज का उपयोग करके, उसके बारे में कुछ बताएं। जो गणेश पंडाल का मैंने डेकोरेशन किया है वो मेरे घर के पास में समाचार राजा करके है, तो उन्हीं के वहाँ पे मैंने डेकोरेशन किया है। और मैंने बचपन से मैं देखते आया हूँ कि हमारे आसपास जो गणपति बैठाते हैं, तो मुझे इस साल ऐसा लगा कि मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे बनाना चाहिए क्योंकि मेरे को बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ आते रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को उसी टाइम पे अप्रोच भी किया कि कुछ करते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ देखे। इसके बाद में से एक ये पेपर क्विलिंग वाला आर्टवर्क देखा जो कि मेरे को भी पर्सनली अच्छा लगा बहुत ज़्यादा और उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर जब मैंने चेक किया तब पता चला उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ऑलरेडी बना हुआ है और जो हम बनाना चाह रहे हैं वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। बट उसके बाद में वडोदरा में फ्लड आ गया और फ्लड के अंदर ऐसा था कि जो हमने टाइम सोचा हुआ था हमारा ऐसा था कि 20-25 दिन के अंदर हम मिलके पूरा का पूरा बना देंगे। मिनिमम हमको 20-25 दिन लगेंगे और वो भी हमको कम पड़ रहे थे। और जो हमारा उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो पुराना वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है उससे हम लोग 3.5 गुना बड़े साइज़ का बना रहे थे, और उन्होंने जो बनाया था वो 140 दिन लगा दिए थे और उनके कुछ 267 आर्टिस्ट जैसे थे। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि उनको कितना टाइम लग गया था और किस तरीके से उन्होंने बनाया था। बट अभी
हमको चैलेंज ऐसा था कि उस टाइम पे जब मैंने सोचा था, उनको प्लान दिया था कि हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, तब इतना कुछ खास मतलब मैंने टीम वगैरह कुछ प्रिपेयर नहीं करी थी, आइडिया वगैरह सब डन हो गया था। फिर बाढ़ वो सारा आया, फ्लड वगैरह। फिर बाद में पता चला मेरे पास सिर्फ 6 दिन बचे गणपति जी के लिए और हमको डेकोरेशन करना है। तब मुझे ऐसा हो गया था कि यार किस तरीके से करेंगे, और बट अंदर से ऐसा आवाज़ आई थी कि कर लेंगे, देखे जाएगा, अभी करेंगे। एक बार एक पेपर को कल को निकाल के फेविकॉल में डिप करके लगाऊंगा तो अपने आप सारा काम हो जाएगा। तो बस वही किया, पेपर को कर्ल किया और वो लगाना स्टार्ट किया। तो जब हमने बनाना स्टार्ट किया था ना, तो जब डे 1 था, तब मुझे ऐसा था कि अभी इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर भी डाल देते हैं। और मैंने उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया और उनको बताया कि हम लोग इतने बड़े साइज़ के अंदर ब्रेक कर रहे हैं XYZ। पर फिर पता चला एक दिन के बाद में वो वायरल हो जाती है और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उस आर्टवर्क को देख लिया। और उस टाइम पे सच बताऊँ तो मैं इतना सीरियस नहीं था, तो बट लोगों की जो कमेंट्स आ रहे थे, मेरे को पता चल गया कि लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। तो हमने सबने जो ग्रुप के मंडल के लड़के हैं, उन सब ने, कुछ और वॉलंटियर्स ने, सब वहाँ पे काम करने लग गए। और बीच में बारिश भी आती थी, बारिश आने के बाद में जो नीचे फ्लोर है ऑब्वियसली वो रोड का था, तो वहाँ पे भी पानी भर जाता था। फिर भी हम लोग आर्ट कंटिन्यू रखते थे, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर दिया तो हम लोग अधूरा आर्टवर्क वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो बहुत ऑड लगता है। तो बस करते गए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, फिर तीसरे दिन मेरे को टेंशन में मेरे बुखार आ गया, थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई कि भाई क्योंकि हर रोज़ का मैं ब्लॉग डाल रहा था और लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा जा रही थी। तो वही देख के आसपास की जो दीदियाँ, बहनें और बच्चे तो स्कूल का बंक मार के वहाँ पे पेपर लगाने के लिए आते थे। तो उस तरीके से करके हमने मैनेज करके 6 दिन के अंदर और 5 रात के अंदर पूरा आर्टवर्क कंप्लीट कर दिया। तो हमने टाइम मैनेजमेंट भी किया, बीच में पेपर्स भी ख़त्म हो गए थे और बारिश के कारण पूरे वडोदरा में कहीं पे वो पेपर्स नहीं मिल रहे थे, तो उसके अल्टरनेटिव देखे। तो इस तरीके से हमने करके पूरा आर्टवर्क फिनिश किया। आपको 4 विश्व अवार्ड मिले हैं, उसका रिकॉर्ड के बारे में कुछ बताएं। हाँ, इसमें चारों की अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था, तो पहले मैं पेंसिल स्केच पेपर वगैरह पे बनाता था। उसके बाद में मैंने कोविड के अंदर वॉल आर्ट ट्राई करी, फिर अलग अलग तरह के आर्टवर्क्स ट्राई किए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाए थे मैंने 2 बीच के अंदर। उसके बाद में मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसे हुआ कि यार छोटी छोटी साइज़ का बहुत बना लिया। अभी मेरे को मेरी लिमिट थोड़ी क्रॉस करनी है और मेरे को देखना मैं कितना बड़ा बना सकता हूँ। तो मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा चॉक ड्राइंग था। तो चॉक ड्राइंग किसी ने फॉरेन के अंदर बनाया हुआ था अपने फ्लैग का। तो मेरे को लगा कि यार इसको तो मैं इजीली तोड़ दूंगा, और उसको बनाने में मेरे को पता चल गया था कि मेरे को 3-4 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ी साइज़ में भी बना दूंगा, मटेरियल वगैरह सब देख लेंगे। तो बाद में उस टाइम पे बहुत गर्मी थी 2022 के अंदर, तो मैंने गूगल पे 10-15 दिन लगा के जगह देखी, क्योंकि जगह बड़ी चाहिए थी और टेरेस चाहिए था, और रोड चाहिए थी, टेरेस या फिर रोड। दोनों में से मेरे को इतनी बड़ी जगह कहीं पे मिल नहीं रही थी। बट मैंने 10-15 लोकेशन शॉर्ट लिस्ट करी और अगले 15 दिन मैं ढूंढने के लिए निकल गया। मेरे को कोई भी मिलता था, मैं उससे पूछता था कि भाई ये लोकेशन इसका ओनर कौन है, मेरे को बात करनी है, रिकॉर्ड क्रिएट करना है, XYZ। तो उस तरीके से थोड़ा सा किया। फिर कॉलेज के अंदर मैंने परमिशन ली कि कॉलेज के अंदर टेरेस है, वहाँ पर मैं पढ़ता था, तो वहीं पर मैंने परमिशन ली और वहाँ पर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो बनाना स्टार्ट किया और 3 दिन लिटरली मेरे को ना भूख का पता चले ना किसी और का पता चले, क्योंकि दोस्त वगैरह आ रहे थे मेरे जो साथ देने वाले थे, मेरे क्लासमेट्स थे, तो उन्होंने ही आए और हमने उस टाइम पे भीमराव अम्बेडकर का आर्टवर्क बनाया था। और ये रिकॉर्ड ऐसा था कि ये इंडिविजुअल का रिकॉर्ड था। तो ये जो चॉक ड्राइंग मेरे को बनानी थी दुनिया की सबसे बड़ी, तो मेरे को अकेले को ही बनानी थी, तो मैं चाह के भी किसी और की हेल्प नहीं ले सकता था। बट उसके साथ साथ ही मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बिहाइंड द सीन मेरे को बहुत सारा सपोर्ट किया। मेरे कजिन्स थे, उन सब ने सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल मटेरियल ख़त्म हो जाता था तो हम लोग वो लेके आ जाते थे। तो इस तरीके से करके एक हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और उसको बनाने में वैसे 2-3 दिन ही लगे थे, बट उसके पीछे 15 दिन का ढूंढने का जगह को और 15 दिन बनाने का। तो एक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम बीता, तो मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और ब्रेक किया, जिसके अंदर मैंने दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेड आर्टवर्क बनाया था श्री रामचंद्र जी का। तो तब ऐसा सीन था, मेरे को तब 1-2 महीने पहले से हाइप था प्राण प्रतिष्ठा का, जो कि 22 जनवरी को होने वाली थी। तो मेरे को ऐसा पर्सनली था कि यार मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये वो। तो हल्का बहुत मैंने कुछ नॉर्मली देखा था, ये वो कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं। उसके बाद में हर बार की तरह मैंने 4-5 आर्टवर्क्स देके रखे थे। फिर मैं लोगों से रिव्यू ले करूँ कि भाई कौन सा वाला बेटर रहेगा, ये वो। तो सबका एक ही आंसर है कि ये थ्रेड वाला तू बनाएगा कैसे, ये लगेगा तो बहुत अच्छा। मेरे को भी उस टाइम पे क्लियर नहीं था किस तरीके से बनेगा। तो मैंने एक छोटा सा थ्रेड आर्टवर्क का सैम्पल तैयार किया
जिससे कि मेरे को आइडिया आ जाए कि किस तरीके से इतने बड़े पे बनेगा, क्योंकि इतना बड़ा मेरे को दिमाग में ख्याल आ जाता है पर मेरे को पता नहीं चलता, बस ऐसा लगता है कि बन जाएगा, कैसे ना करके तो बन ही जाएगा, पर पता नहीं चलता कि क्या होता है सीन। तो उसमें भी ऐसा ही था, बट सेफ साइड मैंने थोड़ा प्रोटोटाइप जैसा बनाया था। तो क्योंकि मेरे को दिमाग में भी चल रहा था इतना बड़े साइज़ का मैं बनाऊंगा तो मेरे को ज़मीन से खड़े खड़े मेरे को पता नहीं चलेगा कि लाइंस कौन सी कहाँ पे जा रही है, आइज़ कितनी बड़ी हो रही है, नोज़ छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो प्रोपोर्शन का पता नहीं चलेगा। तो मैंने उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए ये किया कि छोटे से साइज़ के ऊपर मैंने बनाया और हर अलग अलग तरफ मैंने नंबर्स डाल दिए कि छोटे साइज़ पे तो मेरे को दिख ही जाएगा। तो यहाँ पे नंबर्स से मैं जहाँ जहाँ से थ्रेड लेके जाता था, जहाँ पे डार्क पार्ट रहता था वहाँ पे जाता और वो नंबर्स नोट डाउन करता रहता था। और थोड़ा सा मैं टैग के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी थोड़ा मतलब जानता हूँ, तो मैंने सॉफ्टवेयर्स वगैरह का भी यूज़ किया, उससे एक प्रॉपर मेरे को आइडिया आ गया। और जब मैं उतने बड़े साइज़ पे बनाने लगा तब मैंने प्रॉपर पूरा का पूरा बना दिया। और उसमें भी ऐसा था कि जब स्टार्ट मैंने किया था तब लिटरली मेरे पास मतलब कुछ नहीं था जेब में भी, तब जो बजट उसका आया था वो 15-20 हज़ार रुपये का आया था कि 15-20 हज़ार के अंदर पूरा आर्ट हो जाएगा। बट पूरा आर्ट ख़त्म होते होते वो 1-1.5 लाख तक बजट पहुंच गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आते गए, जुड़ते गए, हल्का बहुत मतलब धूमधाम से किया था, डीजे वगैरह भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ गया। बट भगवान की कृपा थी कि स्पॉन्सर्स भी आ गए, उनसे हमारा 80% जैसा फंड भी आ गया, तो मेरे को इतना लोड नहीं हुआ। और बाकी दोस्तों का सपोर्ट था और भी बहुत सारे लोगों ने फंड किया था, तो इस तरीके से ये पूरा आर्ट हो गया। फिर तीसरा मैं राजस्थान में ऐसी किसी की शादी में गया था मेरे होम टाउन के अंदर, तब हनुमान जयंती थी, तब मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार वहाँ पे आया हूँ मैं तो राजस्थान में भी कुछ करना चाहिए। तो मैं पहले तो वही देखता हूँ कि क्या चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगी मेरे को। तो मैं देखा राजस्थान के अंदर आसपास पत्थर ही पत्थर की पड़ी है, तो उनसे कुछ बना देता हूँ। तो पत्थर से सोचा क्या बनाऊँगा, तो पत्थर पे कलर कर डालता हूँ, तो पत्थर पे कलर कर देता हूँ ऑरेंज कलर, और अपने हनुमान जी का आर्टवर्क बना देता हूँ। इसका बैकग्राउंड के लिए कुछ चाहिए रहेगा तो तुरंत कुछ बैकग्राउंड के लिए ढूंढा और पत्थर से रख के हनुमान जी का आर्टवर्क बना दिया। फिर पता चला वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और उसके बाद में धीमे धीमे थोड़ा सा और टाइम बीता, तभी गणपति जी के लिए उन्होंने अप्रोच कर दिया था। तो मुझे पता चल गया कि यार ये एक और अच्छा मौका है जहाँ पर मैं अपना आर्ट लोगों को प्रेजेंट कर पाऊँगा। तो यहाँ पर ये जो चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड गणपति जी का मैंने बनाया था, तो उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। और इनमें मेरे को एक्सपोजर धीमे धीमे, मैं हर बार यही सोचता हूँ कि इस बार इतना किया है तो अगली बार मैं और बड़ा क्या कर सकता हूँ, और बड़ा क्या कर सकता हूँ, अपनी लिमिट्स को कैसे पुश कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में बस यही सोचता हूँ कि सिर्फ सोच लो, बाद में जो सोचेंगे वो पॉसिबल तो हो ही जाएगा। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्ट्रगल्स तो आए मगर आपने गोल अचीव कर ही लिया लास्ट में। हाँ, जैसे कि कोई भी आर्ट देखता है आपका तो वाह वाह करता है, मगर उसके पीछे की कड़ी मेहनत, तो कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? ओके, मुझे लगता है जब हम लोग हमारे काम को एकदम सच्चे दिल से चाहते हैं ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत महसूस नहीं होती, मुझे पर्सनली महसूस नहीं होती। तो ऐसा लगता है कि वो एनर्जी अपने आप ही अंदर से आती है, भूख प्यास कुछ लगती नहीं है, बस काम करते जाओ, जो रिज़ल्ट आ रहा है तो वही डोपामिन देता है। और मैं चाहता हूँ कि वही डोपामिन देते जाए और ऐसी आर्ट बनाऊँगा और वैसे ही मजा आए, तो मतलब वहीं से मेरे को एनर्जी आती है। ओके। जैसे कि आज के ज़माने में लोग नौकरी के लिए पढ़ाई के पीछे जी जान लगा देते हैं, और ऐसे में आपने आर्ट को चुना है, तो परिवार और समाज का कितना प्रेशर था? स्टार्टिंग में जब देखा जाए मैं 16-17 साल का था, तब मैंने जॉब वगैरह भी कहीं पे स्टार्ट तो करी थी, और घर वाले ठीक है ओके थे, बट मेरे को पर्सनली आर्ट के अंदर जाना था, तो मैं आर्ट में आया। और घर वाले स्टार्टिंग में तो मेरे को बोलते थे, मतलब मेरे को ऐसे फील हुआ पर्सनली, मम्मी बोलती है कि क्या आर्ट कर रहा है ये, वो कुछ अच्छा काम कर XYZ स्टार्टिंग के अंदर। फिर जब मैंने अपना पहला स्केच बनाया 100 रुपये के अंदर, पैसे आए, थोड़े से और स्केचेस बनाए, तो थोड़े टाइम बाद में डिफ्रेंशिएट दिखने लग गया कि घर वाले बोलते हैं कि राहुल तू अभी ड्राइंग नहीं बना रहा है, क्या हो गया तेरे को, नज़र तो नहीं लग गई तो ड्राइंग बना तू। तो वो थोड़ा सा बदलाव आया। वो पूरा का पूरी बात वही आती है कि सोसाइटी को, घर को, हमको सबको पहले प्रूफ देना पड़ता है। हम लोग कुछ अलग पैशन वाली हम लोग फील्ड पकड़ते हैं, तो पहले हमको खुद को कुछ करना पड़ता है और उससे कुछ करके दिखाना पड़ता है, और वही डेडिकेशन से घर वाले समझते हैं उसी चीज़ को, और समझ जाते हैं सबके घर वाले, एक बार हम कुछ उनको करके दिखाते हैं। तो राहुल, जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तो कहते हैं कि आर्ट एक थेरेपी है, तो कैसे? आर्ट का साइकोलॉजी पर बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे कि ये पूरा डिपेंड नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट की ही, ये पूरा डिपेंड नहीं है कि आर्टिस्ट से ही लागू हो, ये कोई भी अगर जो नॉन आर्ट की फील्ड के ऊपर है, तो किसी को भी अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, या उसको अगर डिप्रेशन है, तो वो सिंपल सा कुछ नहीं करेगा, अगर कलर्स और ब्रश
और एक सामने पेपर या कैनवास भी रखेगा ना, तो वो अपने आप कलर्स को जो लगाते जाएगा, तो अपने शरीर की जो ऊर्जा है वो फॉर एग्जांपल नेगेटिव फील कर रहा है, तो अपने आप फील करेगा कि थोड़े टाइम बाद में वो पॉजिटिव हो रहा है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो निकलती है, रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेस दूर होता है। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा सबको कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो या आर्ट आपका फील्ड नहीं है, बट फिर भी आप ट्राई करो और बनाओ एटलीस्ट कुछ भी जो आपके मन में है, आँख बंद करके सोचो पीसफुली, तो उसको कैनवास पे उतारने का ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ सोचा है सेम टू सेम वही उतरे, बट जो भी उतरेगा आपको रिलैक्स फील होगा और आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आर्ट आजकल बहुत पसंद किया जाता है, मगर लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा इस करियर में ना जाए, बस एक हॉबी की तरह बन जाए। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए पहले का थोड़ा टाइम अलग था, क्योंकि जब पहले आर्ट वगैरह का इंडिया के अंदर इतना ट्रेंड नहीं था, और जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज हो रहा है, लोग सोशल मीडिया को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाकी कल्चर को समझ रहे हैं, उस हिसाब से आर्ट भी हमारे इंडियन कल्चर के अंदर आता जा रहा है। तो पहले के टाइम पे जो आर्टिस्ट लोग थे, जो सोचते थे, जो बनाते थे अपने हिसाब से, तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग था और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता था। उसी चीज़ से वही चीज़ लोग अभी सोचते हैं कि यार ऐसा भी अभी होगा, बट अभी चेंज हो रही है चीज़ें। जो अभी की जनरेशन है वो चीज़ें समझती है और आर्टिस्ट लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती है और आर्ट को सब समझते हैं। राहुल, जैसे कि आपका काम बहुत पसंद किया जा रहा है, तो आपको किसका काम पसंद है और आपका आइडियल कौन है? मेरे हर बार आर्टिस्ट चेंज होते रहे हैं, बट एक जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है वो लियोनार्डो दा विंची है, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है। और इस पेंटिंग के अंदर बहुत सारी डिटेल्स है, वो मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। फॉर एग्जांपल मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर 32 लेयर अलग अलग, और उसको बनाने में बहुत सालों लग गए थे। तो वैल्यूज़ है उसके अंदर, कुछ राज भी छुपे हुए हैं, तो वो चीज़ें अलग ही फैसिनेट करते हैं। तो एक उनका काम है। और उनके अलावा जो अभी आर्टिस्ट जी रहे हैं, उनके अलावा जो आर्टिस्ट अभी मैटर करते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर मेरे को रोड वाले जो आर्टिस्ट थे, जो स्केचेस बनाते थे, उन्होंने इंस्पायर किया, मैं वहाँ तक पहुँचा थोड़ा सा। और उसके बाद में मैंने बाहर बीच से थोड़े से और आर्टिस्ट देखे, थोड़ा सा उनकी स्टाइल सीखी या उनसे इंस्पायर होकर मैंने कुछ बनाया। और अभी जिस हिसाब से मैं आर्ट बनाता हूँ, तब मैं खुद के ही पीछे वाले वर्क्स को देख के इंस्पायर होता हूँ कि पिछली बार मैंने इतना बनाया, अभी मेरे को और अब करना है, तो मैं खुद ही कुछ क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कहते हैं कि कलाकार की दुनिया अलग होती है, कलाकार अलग दुनिया से आते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, तो हम लोग जब आर्ट बनाते हैं या कोई भी चीज़ प्रोसेस करते हैं, तब सीधा पेंट ब्रश लेके कैनवास के ऊपर लगने से पहले हम लोग बहुत उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक पूरे प्रॉपर वाइब में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे को कुछ इमेजिन करना है ना, तो मेरे को सपने में कुछ इमेजिन आ रहा है, तो बाद में मैं सोचूंगा, दिमाग में प्रोसेस करूँगा। तो पेंटिंग बनने से पहले मेरे दिमाग के अंदर बन जाती है, और उसके बाद में हम लोग उसको कैनवास के ऊपर उतारते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि ये आर्टवर्क इस तरीके से बना है पूरा का पूरा। बट इसमें भी कुछ आर्टिस्ट है जो लोगों की नज़र के अंदर, मतलब इसमें भी कुछ आर्टिस्ट है जो थोड़े नशे के अंदर, और उन सब इसमें भी कुछ आर्टिस्ट है जो नशे का यूज़ करके आर्टवर्क बनाते हैं ये वो। तो मैं उनके साइड नहीं लेना चाहूँगा कि वो चीज़ गलत ही है, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि इसी तरीके से आप लोग आर्टवर्क बनाओ। आप जो भी हो, ओरिजिनल हो, प्योर हो, उसी तरीके से सोचो, आप बनाओ, लोगों को दिखाओ और मेहनत करो, अप्रिशिएट करेंगे यार लोग। राहुल, जो आपका ये सफ़र रहा है, उसके कुछ यादगार पल आप बता सकते हैं? हाँ, इसमें जो मेरा सफ़र था, उसमें मैं देखता हूँ जब मैं पीछे मुड़ के, तब मेरे को बहुत सारे यादगार पल दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। जब मैंने राम भगवान का आर्टवर्क बनाया था, तब बहुत सारे लोगों का प्यार मिला था। लोग आए थे, हाथ पकड़ के फ़ोटोज़ क्लिक करवाते थे, तब थोड़ा अलग ही सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही थी मेरे को। और तो वो एक सपना जैसा ही था मेरा। सेम अभी जो मैंने गणपति जी के मंडल में आर्टवर्क बनाया, तो उसमें भी ऐसे ही कि जब भी मैं जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो वो खींचते थे मेरी फ़ोटो खींच। तो वो एक अलग ही वाइब देता है कि कभी मैं भी उस दौर पे था और मैं भी चाहता था कि किसी सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचाऊँ XYZ। बट ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी जो जर्नी हुई थी तब स्टार्टिंग के अंदर बहुत अलग अलग स्ट्रगल फेस किए थे, अलग अलग चीज़ें देखी थी मैंने। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आर्ट की जर्नी शुरू हुई थी, तब मेरे को मटेरियल का एक्सप्लोर करना था। तभी ना फ़ोन वगैरह भी नहीं था, या फ़ोन में मैं प्रॉपर देख भी नहीं पाता था। तब मैंने
तब मैंने स्टेशनरी की शॉप पे मैंने जॉब किया था थोड़े टाइम, जिससे मेरे को मटेरियल का आइडिया आ सके कि लोग पेपर के अलावा कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, पेंसिल के अलावा किस किस चीज़ों से बनाते हैं। तो एक वो किया था। और उसके साथ साथ ही जब मेरी आर्ट की प्रोसेस चालू थी, स्टार्टिंग के अंदर आर्टिस्टों के जीवन के अंदर बहुत स्ट्रगल रहता है, मैंने फील किया है। क्योंकि जब मैं आर्ट बनाता था और मेरे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी थे अच्छे खासे, लोग अप्रिशिएट भी करते थे, बट उस टाइम पे लोग आर्ट खरीदता नहीं था। और उस टाइम पे मैं कुछ इवेंट्स वगैरह की जॉब भी करता था, लीफलेट भी बांटता था। और स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने सबसे पहली मेरा काम किया था वो मैंने लेबर वर्क का किया था। लेबर वर्क का किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ से रेती उठा के यहाँ पे लेके जाना है XYZ। और उसके अलावा 2-3 वो किया था। फिर सीज़न के अंदर पटाखे की शॉप रहती है, वहाँ पे भी थोड़ा काम किया था। तो बस वही चीज़ें देखता हूँ मैं, और आज देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत कर लिया तो ओके। राहुल, तो आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हैं? हाँ, मैंने सबसे पहले तो 1 साल बीकॉम किया था, और उसके बीच में मैंने आपको बताया कि मैंने 1 साल बीकॉम किया था, और बीकॉम मैंने ड्रॉप आउट कर दिया सिर्फ और सिर्फ मेरी डोरेमोन की ड्राइंग की वजह से, कि मेरे को आर्ट के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज के अंदर भी गया, वहाँ पे एडमिशन के लिए भी पूछा, बट वडोदरा के अंदर सबसे फेमस है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स कॉलेज, जिसके अंदर 400 एप्लीकेशन के अंदर से सिर्फ वो लोग 20-25 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें से भी ST SC के थोड़े से नंबर हो जाते हैं, और जो बाहर आउट ऑफ वडोदरा वाले हैं उनके थोड़े से नंबर लग जाते हैं। तो मेरे चांसेस कम थे, इसके लिए मैंने अल्टरनेटिव ऑप्शन के अंदर कोई क्रिएटिव फील्ड चूज़ करी थी। तो क्रिएटिव के अंदर मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनिंग मिली थी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी ऐसा था कि 1 साल मेरे को अलग अलग सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। BA फिज़िक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, XYZ। फिर उन सब का 1 साल बाद में मेरिट लिस्ट आएगा, फिर मेरे को अगले साल इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने को मिलेगी। तो ये मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन था उस टाइम पे। तो मुझे पता तो चल ही गया था कि मेरे को फाइन आर्ट्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्राइंग भले से मेरी उस टाइम पे बहुत बेकार थी, बट डेडिकेशन मेरे में था कि भाई मेरे को सीखना है, कुछ करना है। और इसके लिए मैंने अल्टरनेटिव के अंदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग चूज़ किया था। तो मैं वहाँ पे गया और मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया था, बट मेरे घर पे लगता था कि राहुल तो बीकॉम के अंदर सेकंड ईयर पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने घर पे बताया नहीं था कभी। और कॉलेज चालू थी, चलती कॉलेज के अंदर फिर मेरे को टीचर्स ने बताया कि पहले साल के अंदर तेरे को 80% लेके आने पड़ेंगे, कि मेरिट में नंबर आना है, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम पे क्लियर करनी पड़ेगी इंटीरियर के लिए। और मैं घर पे गया, घर पे देखा मैंने कि मैंने सारे जो फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ाई करी है, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, और किसी में भी मेरे 60% से ऊपर आए नहीं थे। तो मेरे को ऐसा था कि अभी तक कभी आए नहीं मेरे, अब कैसे आ जाएंगे। तो थोड़ा सा वही दौर चला और थोड़ी मेहनत वगैरह करी, हल्का सा चीटिंग भी किया मैंने, मैनिफेस्टिंग करी, और ऐसे करके मार्क्स ले आया अच्छा, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर एडमिशन मिल गया। उसके अंदर फिर कॉलेज के जो टीचर्स थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर साथ साथ में मेरी ड्राइंग की स्किल्स भी इंप्रूव करता गया। उसके अलावा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड ऑल सॉफ्टवेयर की स्किल है वो भी साथ में इम्प्रूव करते गया। बट कॉलेज में टीचर्स ने देखा, उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने सपोर्ट भी किया। जैसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था मेरे को वाशिमा मैडम, नेहा मैडम है, MSU की है। तो पूरे 3 साल उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उसके साथ साथ ही मेरे को मौका मिला था गुजरात को रिप्रेजेंट करने का NCC के अंदर दिल्ली में, जो रिपब्लिक डे कैंप का परेड रहता है दिल्ली में। तो वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया था गुजरात को, और वहाँ पे मेरे को ऐसा चैलेंज था कि अलग अलग स्टेट में से वहाँ पे आर्टिस्ट आए हुए थे और NCC के, और वो लोग अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट इतने कैंप बीत चुके थे और गुजरात के अंदर से मतलब प्रॉपर ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं था, और ड्रिल वगैरह के अंदर वो निकल चुके थे। तो मैंने कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था, और ब्रिगेडियर सर ने मेरी आर्ट भी देखी थी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, और इस तरीके से मैं गुजरात को रिप्रेजेंट करने गया था। और वहाँ पर जब मेरे को पता चला कि वो आर्टवर्क 3 दिन के अंदर बनाना है, और सबके ग्रुप में 8-10 आर्टिस्ट रहते हैं हर स्टेट के अंदर से, बट मेरे के अंदर ही ऐसा था कि एक मैं आर्टिस्ट था, और मेरे पास ऐसे लड़के थे जिन्होंने कभी पेंसिल या ड्राइंग कभी बनाई नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि आपको फाइन आर्ट्स में नहीं हुआ एडमिशन, तो अगर फाइन आर्ट्स में एडमिशन हो जाता तो क्या बदलाव होते? बस बेस मेरा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता। जो मेरे को बाहर से थोड़ा जो चीज़ें मेरे को बाहर से सीखनी पड़ी, फॉर एग्जांपल यूट्यूब से और आर्टिस्टों को ऑब्जर्व करके, या कहीं ना कहीं मेरे को पहले तक लगता था कि मैं कहीं पे लैग कर गया था। 2-4 साल तक मेरे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मेरा बेस इतना क्लियर नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाइन आर्ट्स करता तो मेरा बेस अच्छे से क्लियर होता,
और अच्छे तरीके से मैं करता। राहुल, जैसे हमने आपकी प्रोफाइल देखी है तो आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है, तो आपकी कला और सोशल मीडिया दोनों को आप कैसे हैंडल करते हैं? ठीक है, जब मैं ड्राइंग बनाता था स्टार्टिंग के अंदर, तब मेरे को कमर्शियल ऑर्डर चाहिए थे पेंटिंग्स वगैरह के। तब मेरे पास ऐसे कुछ कांटेक्ट नहीं थे, ना मैंने फैमिली के अंदर बताया था, ना फैमिली का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लोग मेरे को ऑर्डर्स दे दें और मैं वहाँ से अर्न कर सकूँ। तो मेरे पास एक जो सोर्स था वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे मैं सिंपल सा एक पेज बना दिया मिस्टर कलाकार के नाम का, और तब मैंने सोचा नहीं था कुछ, और वहाँ पर मैं कुछ भी आर्टवर्क बनाता था वहाँ पे अपलोड करता रहता था। तो जो मेरे दोस्त थे स्कूल के वहाँ के, तो वहाँ पे डालता रहता था। लोगों के सामने मेरी फ़ोटोज़ आती रहती थी कि ये ड्राइंग बना रहा है। तो कभी तो उनके दिमाग में आता था कि यार इससे कभी स्केच बनवाना है। तो वैसे करके लोग जुड़ते गए, लोगों ने बोला कि हमारे ऑर्डर्स मतलब हमारी पेंटिंग बना दे। वैसे करके स्टार्ट चलती रही, और फिर मुझे लगा कि बस जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं अच्छे से लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि जब मैं किसी को स्केच बना के देता था वो चीज़ लिमिटेड लोगों तक ही रह जाती थी। तो मेरे को ऐसे ही था कि बस जितने अच्छे से मैं बना रहा हूँ, जितने मन से, उतने अच्छे से मैं लोगों को दिखा सकूँ। फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती थी। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग प्रॉपर आर्ट करते हैं तब हमको कुछ भी ऐसा मतलब चाहिए नहीं रहता कि कुछ और चीज़ रहे। तो जब ड्राइंग बनाते हैं तब हमको कैमरा एंगल भी देखना पड़ता है कि यहाँ से चेंज किया, ये वो, तब सारा लिंक टूट जाता है। तो उसी तरीके से पर चलता रहा, धीमे धीमे टाइम के साथ हैंडल किया। कुछ दोस्तों को बोलता था कि भाई तू शूट कर दे, ये वो, अभी उसी तरीके से चलता रहा। और अब जो भी आर्ट बनाता हूँ तब मैं पहले ही पूरी स्क्रिप्ट बना देता हूँ कि ये वो, यहाँ से ये करना है, इस तरीके से करना है, और पूरा आर्ट वर्क। अभी मैं यही सोचता हूँ कि जो भी मैं बना रहा हूँ बस लोगों तक मेरा मैसेज पहुँच जाए और आर्ट लोगों तक पहुँच जाए और उनको पसंद आए। राहुल, जैसे आपने बताया है कि आप मिडिल फैमिली से हो, तो जब आपको कोई स्केच बनाने पर किसी ने पेड किया हो तो वो आपने किस चीज़ में इस्तेमाल किया था? ओके, तो सबसे पहले जब मैं स्केच बनाया था वो अपनी 3 रुपये की नटराज पेंसिल से किसी का बना के मैंने उनको दिया था, और इसके मेरे को 100 रुपये मिले थे। मेरा बहुत मन था कि वो मैं अपने पेरेंट्स को दूँ, बट उस 100 रुपये से मैंने थोड़े से आर्ट के सप्लाईज़ लिए और वो आर्टवर्क मैंने पूरा का पूरा बनाया। मतलब उस तरीके से मैं जो भी अर्न करता था उससे अपने मटेरियल के अंदर लगाता था, और अच्छी आर्ट बनाने का सोचता था, और अपने आप को और जो मेरे को चीज़ें चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, उनके अंदर थोड़ा डेवलप करता रहता। फिर कहीं पे मेरे को फिर कोई आर्ट ऐसी थी जहाँ पे मैं प्राइस नहीं बोलता था, जहाँ पे लोग प्राइस बोलते थे कि राहुल तेरी आर्ट की ये प्राइस रहती है। तो वो जो दिल खोल के वो जो पैसे देते थे वो मैं पेरेंट्स को देता था कि ये लो, तो वो भावना ही अलग रहती थी। तो उस तरीके से चलता था। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मिस्टर कलाकार राहुल कुमावत, जिनसे आज हमने बात की है। आशा करते हैं आपको भी ये चर्चा खूब अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।